नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के लोगों का अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के दफ्तर पर आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आपने एक छोटी सी दावत पर आप यहाँ कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारी न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। अहम बात बतानी ये है कि अंजुमन खादिमुल हुज्जाज, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर 1999 में क़ायम किया गया और आज गुज़िश्ता 24 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ही हरकत के साथ, बड़ी ही जुस्तजू के साथ ये काम करती रही है और अंजुमन के सारे लोग बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पर यह खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। पहले न सिर्फ रियासत कर्नाटका के बल्कि दीगर रियासतों के भी आज़मीन जब बॉम्बे हज कमेटी से उसको जो है ना थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया तो बेंगलुरु को एम्बार्केशन पॉइंट मिला था, तो इवन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के लोग भी पूरे बेंगलुरु से हज के लिए जाते थे। लेकिन उसके बाद हज कमेटी ने आज़मीन हज की सहूलत मुहैया करते हुए उनको अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट दिए और कर्नाटका के हाजियों को कर्नाटका में और हर जगह के हाजियों को वहाँ पर देना शुरू किया। इकबाल अहमद सराड़गी साहब जब सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन थे तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जो एम्बार्केशन पॉइंट जिन अजला को करीब पड़ता है रियासत की हुदूद को देखे बगैर उनको दिया जाए। तो रियासत ये इलाका हैदराबाद कर्नाटक के अजला बीदर, गुलबर्गा और यादगीर को हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट मिला। इस तरह 2008 से हैदराबाद से हाजी जाने लगे। तो जब तक बेंगलुरु जाते थे तो रेलवे स्टेशन पर बहुत अच्छा समा होता था, वहाँ पर तमाम आज़मीन को जमा करते, वहीं पर जो है ना टेंट वगैरह मारकर एक विदाई तकरीब होती और वहाँ से उनको विदा किया जाता था। जब 2008 में जब एम्बार्केशन पॉइंट हैदराबाद मिला तो 2008 से ये हाजियों को हैदराबाद जाने का सिस्टम शुरू हुआ और यही सोचा जा रहा था कि हैदराबाद करीब होने के नाते हर हाजी अपने अपने तौर पर अपनी अपनी गाड़ी में हैदराबाद शायद चले जाएंगे और वो समा नहीं बंधेगा जो समा अक्सर हाजियों को विदा करते वक्त हुआ करता है, जैसे इज्तिमा के तौर पर, इज्तिमाई तौर पर जाते हैं। तो अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने उस वक्त तमाम हाजियों को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो सारे के सारे बसेस अंजुमन खादिमुल हुज्जाज उसका इंतज़ाम करेगी। सारे हाजी बजाय अपनी अपनी गाड़ियों में जाने के तरजीह देंगे अंजुमन की जानिब से लगाई जाने वाली बस में जाने के लिए। तो इस तरह अंजुमन खादिमुल हुज्जाज ने बसों का इंतज़ाम किया और सारे हाजी बजाय अपने अपने इंडिविजुअल सफ़र करने के सभी लोगों ने बस से जाने को राज़ी हुआ और 2008 से हम बाज़ाब्ता तौर पर बसेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसी दौरान जनाब रहीम खान साहब, जो उस वक्त MLA वगैरह कुछ भी नहीं थे, सियासत में भी नहीं थे, उन्होंने हाजियों से गुजारिश की कि जो बसेस हैदराबाद के लिए जा रहे हैं हाजियों का किराया मैं अपनी तरफ से देकर अपने आप को खुशनसीब समझूंगा अगर आप लोग इसके लिए तैयार हुए तो सारे हाजियों ने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की और इस तरह हाजियों का जो बस फेयर होता है वो जनाब रहीम खान साहब उठाते रहे। उसके बाद से ये सिलसिला आज तक चलता रहा है। बसों का इंतज़ाम अंजुमन खादिमुल हुज्जाज अपने तौर पर करती है, हाजियों के जो फेयर होते हैं वो रहीम खान साहब देते हैं, बाकी साथ में जाने वालों का जो
पैसे होते हैं वो लोग यहाँ पर आकर अपनी बुकिंग करा लेते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला ज़माने से चलता आ रहा है 2008 से लेकर आज तक। आज जो है ना फिर कुछ तब्दीली आई, तब्दीली आने के बाद फिर एम्बार्केशन पॉइंट बेंगलोर मिला हमको। हैदराबाद हमारे लिए बड़ी सहूलत थी। सहूलत इस एतबार से भी थी कि रिपोर्टिंग टाइम हमेशा 48 घंटे पहले फ़्लाइट टाइम से दिया जाता है। तो 48 घंटे पहले 2 दिन पहले जो है ना हाजी जाकर हज हाउस में इंतज़ार करना, वहाँ पर सिर्फ खाना सोना, रिपोर्टिंग करने के बाद दूसरा कोई काम नहीं होता। तो इसके लिए वो क़ब्ल वक्त जाकर वहाँ परेशान होने से बेहतर है कि उनको जो है ना बिल्कुल फ़्लाइट टाइम के वक्त लेकर जाएं। और रिपोर्टिंग जो है ना अंजुमन के लोग तमाम लोगों के रिपोर्टिंग कार्ड जमा कर जाकर सभी लोगों के रिपोर्टिंग कर दिया करते थे हैदराबाद में। और रिपोर्टिंग का कोई मसला नहीं था, सब रिपोर्टिंग कर देते थे। और जिस वक्त फ़्लाइट है, फ़्लाइट से 12-14 घंटे पहले यहाँ से निकलते थे। यहाँ से जाते ही सीधा हज हाउस पर लाइन में लगते थे और अपनी जाने की कार्रवाई पूरी होती थी। इसलिए आज़मीन को इस तरह से बड़ी सहूलत हुआ करती थी। लेकिन अब इस मरतबा जब बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु में भी हम रिपोर्टिंग कर सकते थे। लेकिन मसला ये है कि इस साल एक RT-PCR टेस्ट की शर्त जो है ना लगा दी गई है। जो कोविड टेस्ट होता है वो 72 घंटे पहले हर हाजी को RT-PCR टेस्ट देना ज़रूरी है। उसके लिए उसका वहाँ हज भवन बेंगलुरु में रहना ज़रूरी है। इस शर्त के लगा देने की वजह से हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्टिंग करते ही पहले उनका टेस्ट लिया जाता है। तो हम सिर्फ अगर उनके रिपोर्टिंग पेपर्स लेके जाएं तो रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, हाजी का वहाँ रहना ज़रूरी है। इसलिए 3 दिन पहले हज कमेटी उनको बुला रही है। तो इस तरह जहाँ बीदर के आज़मीन का फ़्लाइट 14 जून को है, उनको रिपोर्टिंग टाइम 11 जून दी गई है। तो 11 जून को उनको वहाँ पहुँचना है, तो 10 जून को उन्हें यहाँ से निकलना ज़रूरी है। पहले तो हाजियों के फ़्लाइट शेड्यूल का मालूम नहीं था, क्या वक्त फ़्लाइट रहेंगी, कुछ दिन कौन से ज़िले के हाजी जाएंगे। सिर्फ इतना कंफर्म था कि बेंगलुरु के फ़्लाइट्स 9 तारीख से शुरू होंगे, 15 तारीख को ख़त्म होंगे। लेकिन किस ज़िले के हाजी और कौन सा हाजी किस फ़्लाइट में जाएगा ये कंफर्मेशन नहीं था। ये ना होने की वजह से जाने के लिए ट्रेन का रिज़र्वेशन कराना मुमकिन नहीं था। ये जो था इंतज़ार के बाद 2 तारीख को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि फ़्लाइट शेड्यूल, यानी कौन सा हाजी किस फ़्लाइट में और किस तारीख को जाएगा। जब 2 तारीख को ये डिक्लेयर हुआ तो हम शुरू से ही जो है ना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरी वाले कह रहे थे कि जो है ना बिल्कुल यहाँ से एक्स्ट्रा वो जो है ना करा देंगे, हम लेटर वगैरह दे के मिनिस्टर से मिल करके करा देंगे, लिहाजा हाजियों को कोई परेशानी नहीं होगी। और उनकी बात पर हम भी यही जो है ना लोगों को तयक़ुन देते रहे कि जनाब रऊफुद्दीन कचेरी वाले ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि वो हाजियों के लिए अलहदा से बोगीज़ का इंतज़ाम करेंगे। और इस तरह जो है ना पूरे हाजी इंशाअल्लाह ताला ट्रेन के ज़रिए बेंगलुरु रवाना होंगे। लेकिन यकीनी तौर पर 2 तारीख को उन्होंने एक लेटर भी दिया, ये वेस्ट साउथर्न रेलवे को लेटर भी दिया कि हमको ऐसा 4 बोगीज़ एक्स्ट्रा बीदर के हज के लिए चाहिए, गुलबर्गा के लिए चाहिए, ऐसा लेटर भी दिया। और फिर MP से भी उन्होंने गुजारिश की। जनाब रहीम ख़ान साहब ने भी MP को फ़ोन किया, बार बार गुजारिश करते रहे। MP ने एक लेटर फिर रेलवे मिनिस्ट्री को दिया इस सिलसिले में, वो 6 तारीख को दिए। ये सारे सिर्फ लेटर गए लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। हम हाजी बेचैन हैं कि न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ जाने वाले भी सारे लोगों का रिज़र्वेशन बाकी है, लिहाजा कैसा किया जाए। हम तयक़ुन देते रहे कि यकीनन कुछ पेशरफ्त हो रही है, कल दे देते हैं कन्फर्मेशन कर। हम एक ही बात बोलते रहे कि रेलवे मिनिस्ट्री की जानिब से जब तक कन्फर्मेशन लेटर नहीं आता हम हाजियों की कोई बुकिंग नहीं ले सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह हम रोज़ाना इंतज़ार करते रहे, रोज़ाना दिन में 3-3 बार फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई इसके अंदर पेशरफ्त नज़र नहीं आई। आखिरकार हम ही जो है रेलवे स्टेशन पहुँचकर जब वहाँ पर मालूमात किए तो रेलवे स्टेशन वालों ने कहा
कि इस तरह बुक लगाना इतना आसान काम नहीं है। किसी एक लेटर के ऊपर कोई बोगी नहीं लगाई जा सकती। और फिर यशवंतपुर एक्सप्रेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 28 बोगीज़ की ट्रेन है। प्लेटफार्म की जुमला लंबाई ही 28 बोगीज़ की होती है। इससे एक बोगी भी हम बढ़ा नहीं सकते, वरना ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं ठहर सकती। इस तरह वो ट्रेन का तो कैंसिल हो गया। अगर आप बोलें तो नांदेड़ ट्रेन के लिए शायद कुछ हो सकता है, लेकिन नांदेड़ ट्रेन का टाइम है 12 बजे और जाने का दिन है जुमा के दिन नमाज जुमा को छोड़कर नमाज जुमा से पहले सफ़र का आगाज़ करना ये मुनासिब नहीं और ये होने वाली बात नहीं, और वो बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लेने वाली ट्रेन थी, तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन इस तरह जो है ना बात लैलतुल में पड़ गई और जो है ना सिर्फ तयक़ुनात पे बात रही, अमली तौर पर कोई काम हुआ। एमपी ने जो वादा किया वो भी बेकार, रऊफ़ कचेरी साहब ने जो करस्पॉन्डेंस किया उसको भी जो है ना रेलवे ने जो है ना उसको अप्रूवल नहीं दिया। तो इस तरह आखिर में परसों के दिन जनाब रऊफ़ुद्दीन कचेरी वाले ने हमें फ़ोन कर बताया कि वो साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर से वगैरह किसी से बात कर चुके हैं और आपको जो है ना 180 सीटें मिल जाती हैं, आप जाके फौरी बुक करा लीजिए। तो सबसे पहले तो 180 के हम ना किसी से कोई पैसा लिया था, ना ऑलरेडी किसी से कोई बुकिंग करी थी। बुकिंग करना है तो पहले पैसे देना पड़ता है। खैर फिर भी वो कैसा भी इंतज़ाम शायद हो जाता। हम सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहाँ पर स्टेशन मास्टर से गुफ्तगू की। स्टेशन मास्टर ने तो किसी भी बात से इनकार किया कि हमको ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, हमको ऐसी कोई इत्तला नहीं है। फिर वो साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर का जो है नंबर जो दिया गया था, हमने उस पर बात की तो उसने कहा कि जितने सीटें अवेलेबल हैं उतनी सीटें आप बुक करा लो। दोपहर की ट्रेन में नांदेड़ एक्सप्रेस में कितने सीटें मिलते हैं उतने बुक कराओ, स्लीपर में कितने मिलते हैं, एसी में कितने मिलते हैं, सेकंड एसी में कितने मिलते हैं, फर्स्ट एसी में, वो पूरे जितने होते हैं उतने बुक कराओ। फिर शाम की ट्रेन में भी फिर स्लीपर में इसमें उसमें सब में जहाँ पर अवेलेबल है वो सब बुक कराओ। अगर कुछ और भी सीटें कम पड़े तो फिर तत्काल में जो है ना उसकी बुकिंग हो सकती है। इस तरह की बात हमारे सामने आई। हम बोले इस तरह चीज़ा अलग अलग अगर करना है तो ये तो 2 तारीख को ही हम हाजियों को कह देते, हाजी ही जो है ना जाकर अपनी बुकिंग करा लेते। हमारा मकसद सारे हाजी एक साथ रहना और एक साथ पहुंचने का मकसद से हम काम कर रहे हैं। दूसरे लोग, यादगीर के लोग, रायचूर के लोग वगैरह अपने तौर पर बुकिंग करा ले रहे हैं। इसी तरह जो है ना हम भी अपने हाजियों को बोल देते। हम जैसा नज़्म बनाए हैं इज्तिमाई नज़्म, उसको बरकरार रखने के लिए हम जो कोशिश करना है वो कोशिश जो है ना हम कर रहे थे, ताकि एक इज्तिमाई नज़्म हो, एक बेहतरीन से है ना एक मैसेज भी अच्छा जाए और काम भी अच्छा हो। लेकिन जो है ना जब इसमें नाकामी हुई तो आखिर में हम साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर से ये पूछे कि भाई स्पेशल ट्रेन का भी कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या। अक्सर यात्राओं में इसमें उसमें हम देखते हैं कि यात्रा स्पेशल ट्रेन जाती है तो यात्रियों को हर जगह से रिसीव ले लेती रहती है। हमको भी बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर से होते हुए अगर एक ट्रेन गुजारें तो हम सभी लोगों से बात कर लेते हैं, ट्रेन का इंतज़ाम कीजिए। तो उसने थोड़ा सा टाइम लेकर कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके हमको बताया कि 18 लाख रुपये आज ही जमा कर देना। जमा कर दिए तो आपको 18 बोगी की एक ट्रेन हम जो है ना आपके लिए अरेंज कर देंगे, और वो भी टाइम बहुत कम है, आज ही ये काम कर देना चाहिए। जाकर सिकंदराबाद में आपको पैसे भरना पड़ेगा। हम बोले 18 रुपये, और वो भी पूरे लोगों से हम अभी कंफर्मेशन लिए नहीं, और ये बात पहले से हमको कुछ इल्म में थी नहीं, तो हम एकदम ऐसा कैसा कर सकते हैं। ये सब बातें मुमकिन नहीं है। ये तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद हमने अंजुमन के साथी हमारे शफीक अहमद कलीम वगैरह सब, हम पूरे रेलवे स्टेशन पे ही थे, सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई ये इस तरह तो जो है ना हाजियों को परेशानी में डाले वैसा होता है, लिहाजा ट्रेन का नहीं हो रहा, जान दे छोड़ो, बसों की बात करेंगे।
हैदराबाद के नेशनल ट्रैवल्स, दूसरे कई ट्रैवल्स वालों से हमने बात की, यहाँ SRS ट्रैवल वाले से बात की, VRL ट्रैवल से बात की, सभी का जो है ना हम कोटेशन दिए। तो कोई 2200 रेट बता रहे थे, कोई जो है ना 1800, कोई 2000 रेट बता रहे थे पर सीट, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं वहाँ से बीदर तक आना पड़ेगा और ये वन वे है। वहाँ तक छोड़ देने के बाद में हम अपना इंतज़ाम आप कर लेना पड़ता। इस तरह से जो है ना आखिर में VRL वाले 1500 रुपये पर हेड के हिसाब से वो लोग राज़ी हो गए। हमको स्लीपर कोच चाहिए था, जिस तरह ट्रेन में आदमी आसानी के साथ सो कर जा सकता है, उसी तरह आसानी के साथ हम चाहते थे कि हमारे आज़मीन भी इत्मीनान के साथ बिल्कुल लेट कर आराम से जो है ना बेंगलोर पहुँचे। तो स्लीपर कोच ही बसों के हम बात कर रहे थे। तो कोई भी ट्रैवल वाले एकदम इतने 6-7 स्लीपर कोच किसी के पास अवेलेबल नहीं थे, सब तरफ से मंगाना था। तो इसलिए VRL ने इस बात के लिए रजामंदी ज़ाहिर की, तो फौरी हमने VRL को टोकन नंबर कर 6-7 जो है ना स्लीपर कोचेस का हमने इंतज़ाम कर दिया, करके फौरी हाजियों को इत्तला करें और आकर बैठकर यहाँ पर जो है ना सबकी बुकिंग लेना शुरू कर दिए। और तमाम हाजी अल्हम्दुलिल्लाह, चंद एक के सिवा 2-3 हाजी हैं सिर्फ जिनको जो है ना तकलीफ़ थी बस में आने के लिए, तो उन्होंने जो है ना कहा कि हमको इंडिविजुअल अगर टिकट मिल गया तो हम ट्रेन से जा सकते हैं क्या। हम बोले अगर आपकी ऐसी तकलीफ़ है तो बिल्कुल आपकी तकलीफ़ को हम पेश नज़र रखते हैं, आप बिल्कुल आप ट्रेन से जाइए। यहाँ जो है ना बस से बाकी सब लोग आ जाते हैं, आप पहले पहुँच जाएंगे, हमको ज्वाइन कर दीजिए वहाँ आके। तो इस तरह बाकी तमाम हाजी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आके अपना अपना सीटों का रिजर्वेशन करा लिए, सभी को सीटें अलाट कर दिए और माशाअल्लाह ये सारा मामला सेट हो गया। इस तरह 10 तारीख़ को शाम में 4 बजे यहाँ चौबारे से हाजियों की बसेस रवाना होंगी। 6 बसों का हमने इंतज़ाम किया है, उतने ही लोग जो है मिले हैं। तो इस तरह हम 7वीं बस को हमने कैंसिल कर दिया कि हमारे हाजी पूरे मुकम्मल हो गए और अब मज़ीद 7वीं बस की हमको ज़रूरत नहीं है। 7वीं बस को हमने कैंसिल कर दिया। 6 बसेस यहाँ से निकल रही हैं, शाम में 4 बजे 10 जून को यहाँ से बसेस निकलेंगी। तो इस तरह मैं तमाम बीदर के तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हाजियों की रवानगी के इस रूह परवर नज़ारे को देखने के लिए, हाजियों की दुआएं लेने के लिए, हाजियों को विदा करने के लिए आप तमाम लोग जामे मस्जिद निज़ चौबारा पर आप तमाम लोग आएँ। ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर जगह दी जाएगी, मर्द हजरात बाहर रहेंगे, चौबारे के पास रहेंगे, जामे मस्जिद के बाहर रहेंगे। इस तरह हर साल जो रूह परवर नज़ारा हाजियों की विदाई के वक़्त जो देखने को मिल रहा है, इंशाअल्लाह इस बार भी वह रूह परवर नज़ारा आप तमाम लोगों को देखने को मिलेगा। एक हाजी के लिए 1500, एक के लिए 1500 रुपये बस वाले टिकट के दाम तय किए हैं, 1500 रुपये एक को। उनके साथी जो है ना रिजर्वेशन कराए। ये कॉन्सेप्ट हम पहले दिन से रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि अक्सर आप अगर हाजी को बोलेंगे अब यहाँ से हैदराबाद जाना था, आप हाजी को बोलेंगे आप हमारे साथ बस में आना, आपका इंतज़ाम हम कर रहे हैं, आपका साथी कोई भी नहीं आ सकता बोले तो कोई भी हमारे साथ बस में नहीं आता था, सब अपने अपने तौर पर जो है ना अलग अलग जाते हैं बोलते थे। तो हम ये इंतज़ाम करें आपके साथ जितने लोग उतनों का भी ना आप टिकट ले लीजिए, भी को हम हमारे आपके से कर बस में चलेंगे, जितने बसेस ज़्यादा होती हैं होने दीजिए, उसकी बुकिंग का इंतज़ाम हम करते हैं। तो जब उनके साथियों की भी बुकिंग हम लेने लगे तो जो है ना हर हाजी राज़ी हो गया कि जब वो लोग हर कार से अलग जाना, बस से अलग जाना का कोई मसला नहीं है, जब पूरे का इंतज़ाम कर रही है अंजुमन खादिमुल हुज्जाज तो बहुत अच्छी बात है, हम भी जो है ना अंजुमन के साथ चलते हैं, पूरे काफ़िले के साथ चलते हैं। इस तरह जो है ना ये नज़्म बेहतरीन तौर पर बना और गुज़िश्ता 2008 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये रूह परवर नज़ारा बीदर में देखने को आ रहा है। और इस तरह के जो इंतज़ामात हैं आपको और कहीं पर भी होते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि दीगर मुकामात पर जो रज़ाकाराना तौर पर तंजीमें हाजियों की खिदमत के लिए जो काम करती हैं वो इतना आंग पे नहीं लेते, वो सिर्फ जो है ना आपकी ऊपरी तौर पर जो है ना आपकी रहनुमाई करें और ज़्यादा हम पर हाजी की जो है ना
ان کی تکلیف کو سمجھ کر ان کے لیے سہولت کا انتظام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اتنا کام کرنے والے آپ معلوم کیجئے سارے ہر طرف سے کہیں پر بھی کوئی آپ کو اس طرح کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح کام محض صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا صحیح معنوں میں حقیقت میں صرف یہی مقصد ہے کہ اس حرمین شریفین کو جب لوگ پہنچتے ہیں اس ارض مقدس پر، تو وہاں پر اگر یہ لوگ ہم کو یاد بھی کر لیں گے، ہماری خدمات کو یاد بھی کر لیں گے، ہمارے حق میں دعا کر دیں گے، روضہ اقدس پر جب حاضری ہوگی ہمارا نام لے کر سلام عرض کر دیں گے، تو یہی ہمارا جو ہے نا ریٹرن ہوگا۔ اسی لیے جو ہے نا ہم یہ ساری کوششیں کرتے ہیں۔ اس میں اور کسی کا تعاون کیا تعاون؟ مطلب ٹکٹ کے بارے میں کیا حاجیوں کی خدمت، مطلب حاجیوں کے پیسے صرف حاجی کے جو ہے نا پیسے جو ہوتے ہیں وہ کئی سالوں سے رحیم خان صاحب دیتے آ رہے ہیں۔ اس بار تو ہم چونکہ یہ بنگلور کا لمبا سفر تھا اور ٹرین سے ہم بکنگ کرنے والے تھے، پہلے سے حاجیوں کو اس بات کے لیے ہم تیار کر دیے تھے کہ بھئی یہ حیدرآباد کا معاملہ تھا، یہاں کی بات الگ تھی، اب آپ کو اپنے خرچ پر جانا ہے۔ جس طرح 4 لاکھ روپے لگا کر آپ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے بنگلور جانے کا بھی سفر آپ کو خود کرنا ہے، آپ کو اپنے پیسے سے بکنگ کرانا ہے۔ ہم پوروں کے حاجیوں کا ذہن بنا چکے تھے اور سبھی جو ہے نا اس بات کے لیے راضی تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا رحیم خان صاحب نے آ کر پھر آفر دیا کہ نہیں، جب میں حیدرآباد کر رہا تھا تو بنگلور کے لیے بھی جانے کے جو ٹکٹ کے پیسے جو ہوتے وہ دینے دی، اور اسی ساتھ انہوں نے لوگوں کو اسٹیج کے اوپر کر اعلان بھی دیا کہ آنے والوں نے اعلانیہ پر کہہ دیا تھا کہ حج میں 7 آنے والوں کی کوئی انٹری نہیں رہے گی اور ان کا انتظام نہیں رہتا۔ 7 آنے والے اپنا انتظام کر لیں، کرنا ہے، کہاں کھانا ہے، پینا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ انتظام کر لیں۔ لیکن رحیم خان سے آ کر جو ہے نا یہاں پر کہا کہ جو ہے نا اس سے 1 کلومیٹر کے اندر ان کا کوئی کالج وغیرہ وہاں پر ہے، وہاں پر 7 آنے والوں کے لیے رہنے کا اور کھانے کا انتظام بھی وہ کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ ٹکٹ کے پیسے، حاجیوں کے ٹکٹ کے پیسے رحیم خان صاحب، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ریزرویشن ان کو کرانا ضروری تھا کیونکہ ہم کو یہ اندازہ ہو سکے کتنے حاجی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور کتنے بسوں کی جو ہے نا ہمارے کو بکنگ کروانی ہے۔ وہ سہولت کے لیے ہم جو ہے نا پورے حاجیوں کو بلا کر یہاں پر ان کے ریزرویشن کر لے کے ان کو بسوں کے سیٹ نمبر وغیرہ الاٹ کر کے دیے، تو اس طرح ہم کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ پورے حاجی چل رہے ہیں الحمدللہ، سوائے 3 حاجی کے۔ 3 حاجی جو ہے نا ٹرین سے جا رہے ہیں۔